नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपसे पाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट पे बात करूंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये एससीओ ऑर्गेनाइजेशन वजूद में कैसे आई, इसका मकसद क्या है, ये कैसे काम करती है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, पाकिस्तान को इससे क्या फायदे हासिल हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं, और ये जो समिट है क्या वाकई में ही ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के लिए प्रोग्रेसिव चीज साबित होगी या ये जस्ट स्पेकुलेशंस हैं। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम डोमेन्स को कवर करेंगे एससीओ। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में वजूद में आई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसका नाम शंघाई 5 था और 1996 में शंघाई 5 5 मुल्कों ने बनाई थी: चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद ये था कि 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कुछ ममालिक वजूद में आए थे जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी और इनके दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट्स खड़े होना शुरू हुए। इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए चाइना और रशिया ने सोचा कि हमें एक अच्छे हमसाए होने की हैसियत से इनके आपस में जो ताल्लुकात हैं ममालिक के, इनको ठीक करना चाहिए, खित्ते में अमन लेके आना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हम इस खित्ते को इंटीग्रेट कर सकें। इस मकसद से शंघाई 5 बनाई गई थी। 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेट दे दिया गया कि अब आपने सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को नहीं बल्कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन को भी यकीनी बनाना है। 2017 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। 2023 में ईरान ने इसको ज्वाइन किया और 2024 में जो आखिरी मुल्क इसके अंदर शामिल हुआ है वो बेलारूस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन किस तरह से एससीओ में हो रही है। 2004 में एससीओ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, रैट्स। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद था कि एससीओ मेंबर स्टेट्स में से हमने 3 ईवल्स को खत्म करना है: टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। और इसी तरह अफगानिस्तान चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है एशियन रीजन के अंदर, ऑल्दो वो एससीओ का हिस्सा नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान चूंकि हार्ट है एशिया का और ये मुल्क एशियन कंट्रीज को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए एक बड़ी अहमियत रखता है, तो अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए एक एससीओ अफगान कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया गया जिसका मकसद था कि अफगानिस्तान के अंदर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाई जाए ताकि पूरे के पूरे रीजन को इंटीग्रेट दोबारा से किया जा सके। तीसरा, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर ये तमाम एससीओ मेंबर स्टेट्स हर साल पीस मिशन के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं जिनका मकसद है टेररिज्म को रूट आउट करना इस पूरे खित्ते से। इसी तरह इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो इस टाइम पर स्पेकुलेशंस चल रही है कि चाइना एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने जा रहा है। ऑल्दो ये थ्योरेटिकली चीजें डिस्कस हुई हैं, अभी प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर ये एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी तमाम मेंबर्स के लिए कि उनको आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह से इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर रशिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है यूरो एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसका मकसद है यूरो एशियन रीजन को आपस में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स के थ्रू आपस में अलाइन करना और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाना। इसी तरह से जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी अलाइन है एससीओ प्रिंसिपल्स के साथ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तमाम मुल्क इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहे हैं। जहां तक रही बात कल्चरल कोऑपरेशन की, तो इन तमाम मेंबर स्टेट्स के दरमियान कुछ एमओयू साइन हुए हैं जिसका मकसद है एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को यकीनी बनाना और एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्टूडेंट्स पढ़ने जाएं, लोग नौकरियां ढूंढने जाएं और आपस में सोशली और कल्चरली इन तमाम मुल्कों को मिलाया जा सके। अब हम बात करते हैं कि एससीओ की स्ट्रेंथ्स पे। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनने का पोटेंशियल रखती है क्योंकि इसमें 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं: इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया। और कई वेस्टर्न थ्योरिस्ट इसको ईस्टर्न नेटो भी कहते हैं। वो समझते हैं कि एशियन कंट्रीज ने नेटो और वेस्टर्न अलायंसेस को काउंटर करने के लिए एक ईस्टर्न नेटो डेवलप कर ली है। दूसरी इसकी डोमेन है एनर्जी कोऑपरेशन। जो एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं वो एनर्जी रिच रिसोर्स कंट्रीज हैं जिसमें रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, और एनर्जी स्टाफ कंट्रीज भी हैं लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान जिनको ये ममालिक एनर्जी फराहम करके इनकी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तीसरा, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रेट ह्यूमन कैपिटल पोटेंशियल है। दुनिया की 50% पॉपुलेशन कवर होती है इन एससीओ मेंबर स्टेट्स में। और चौथा, ये एक वेल बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बैलेंस है, इसमें चाइना और रशिया के दरमियान एक बैलेंस है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की अपनी एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से एक इक्वल से है। तो हम देखते हैं कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह इसमें किसी एक या 2 मुल्कों की डोमिनेंस मौजूद नहीं है। तो ये इसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी वीकनेसेस क्या है।
सबसे बड़ी वीकनेस एससीओ की है अफगानिस्तान क्राइसिस। जब तक अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहेगी तब तक आप इस पूरे खित्ते को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जितने प्रोजेक्ट्स भी गुजर रहे हैं वो सारे के सारे अफगानिस्तान से होकर गुजर रहे हैं। एससीओ के जितने भी इंटीग्रेशन है उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जरूर है। दूसरा रीजन है एससीओ का स्लो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। एससीओ के अंदर जो डिसीजंस होते हैं वो कंसेंसस बेस्ड होते हैं, और अगर कहीं एक या दो मुल्कों का उस पर कंसेंसस नहीं होता तो डिसीजन मेकिंग नहीं होती। तीसरा मसला है इंटरनल राइवलरीज विद इन एससीओ। इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी, इवन चाइना और रशिया के जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, ये राइवलरीज भी कहीं ना कहीं इरिटेंट्स बनती हैं एससीओ के अंदर आपस में कोऑपरेशन का। चौथा, एशियन रीजन के अंदर बढ़ता हुआ टेररिज्म। आप देखते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान और इस तरह के बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत एक्टिव हैं इस टाइम पर, और वो इन तमाम मुल्कों में कहीं ना कहीं अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो टेररिज्म एक रूट कॉज है और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इरिटेंट है, बैरियर है एससीओ की सक्सेस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान एससीओ से कैसे फायदे उठा रहा है। पहला फायदा जो पाकिस्तान एससीओ से ले रहा है वो रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन है। पाकिस्तान रैट्स का एक एक्टिव मेंबर है और पाकिस्तान इन तमाम मुल्कों के साथ मिलकर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करता है अगेंस्ट टेररिज्म। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बड़ी सपोर्ट हासिल होती है टेररिज्म से लड़ने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रैट्स। दूसरा है एनर्जी कोऑपरेशन। जैसा कि मैंने अभी भी जिक्र किया कि पाकिस्तान एक एनर्जी स्टाफ कंट्री है और हमें जरूरत है कि हम अपने उन ममालिक से एनर्जी इंपोर्ट करें जो ज्योग्राफिकली हमारे करीब हैं, ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें कम पड़ सके। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन दिस रिगार्ड। तीसरा फायदा पाकिस्तान को एससीओ से है सीपैक। मैंने अभी जिक्र किया कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एससीओ के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइंड है और पाकिस्तान बीआरआई का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सीपैक प्रोजेक्ट साइन हुआ है और इस टाइम पाकिस्तान उस सीपैक को वेस्टर्न साइड पर एक्सपैंड करने जा रहा है टुवर्ड्स ईरान, जिसे कहते हैं वेस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ सीपैक, WCPAC+। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि उस सीपैक को वेस्टर्न साइड पर एक्सपैंड करके पाकिस्तान यूरोपियन मार्केट्स तक एक्सेस हासिल कर सकता है। तो ये तो कुछ पॉजिटिव साइड्स थी पाकिस्तान के लिए एससीओ की। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया पाकिस्तान स्ट्रेंड रिलेशंस। हम देखते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान में एससीओ का समिट होने जा रहा है, बहुत सी स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि जयशंकर साहब इंडिया से आ रहे हैं। ये एक खुशाइन बात होगी, इससे शायद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में बेहतरी आएगी। लेकिन आपने देखा कि इंडियन मीडिया के अंदर भी ये बताया गया कि इसका पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल ताल्लुकात पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया हमेशा से कहता है कि जब भी हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे तो वो बायलैटरल टॉक्स होंगी, हम किसी रीजनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान के साथ कोई नेगोशिएशंस नहीं करेंगे, डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं करेंगे। तो पहली चीज तो ये कि इस होने वाले समिट में जयशंकर साहब की जो प्रेजेंस होगी वो एससीओ के फोरम पे है, वो पाकिस्तान के फोरम पे शायद नहीं है। उससे पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस पे और खास तौर पे जो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं दोनों मुल्कों की टसल, उसके ऊपर कोई खातिर खा प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए वो ये है कि हम देखते हैं कि एससीओ के अंदर सीपैक को तो पाकिस्तान एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन सीपैक और बीआरआई का एक कंपैटिटिव कॉरिडोर भी है जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर कहते हैं, जो रशिया और इंडिया के दरमियान कॉरिडोर पाया जाता है और इसको सीपैक का कंपैटिटर समझा जाता है। तो इस पूरे तनाजुर में किस तरह से पाकिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के साथ अलाइन हो सकता है, क्या उसका हिस्सा बन सकता है, या अगर नहीं बन सकता तो किस तरह से उस रीजनल कोऑपरेशन को यकीनी बनाया जा सकता है जहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी और कंपैटिटिव कॉरिडोर्स एक ही साथ चल रहे हों और उनके तमाम मेंबर्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हों। तीसरा हम देखते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम पर रशिया और ईरान के साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज बढ़ाना चाह रहा है, जबकि दोनों ममालिक के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं। तो एससीओ का फोरम भी पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा खातिर खा बेनिफिशियल नहीं हो सकता जहां पर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए और नई ट्रेड टाइज बढ़ाने के लिए उन मुल्कों की तरफ देख रहा है जिनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस है। आखिर में बात करते हैं कि जो समिट पाकिस्तान में हो रहा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। मैं आपको ये बताता चलूं कि हर एससीओ समिट से कुछ अरसा पहले एक एससीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में तमाम एजेंडा साइन हो चुका होता है, तमाम एग्रीमेंट साइन हो चुके होते हैं और उस समिट के अंदर सिर्फ सेरेमोनियल तौर पर तमाम हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं और उन एग्रीमेंट्स को जो साइन हो चुके होते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में उनको इंडोर्स करते हैं। उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला एज एन ऑब्जर्वर, और उसमें जो एग्रीमेंट साइन हुए वो एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन पे थे, क्लीन एनर्जी पे थे और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स पे थे। तो वो जेनेरिक एग्रीमेंट्स थे जो हर एससीओ समिट के अंदर होते हैं।
कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ जो कि एक ब्रेक थ्रू हो पाकिस्तान और इंडिया रिलेशंस के लिए या पाकिस्तान के बाकी ममालिक के साथ रिलेशंस के लिए, या जिसको हम कह सकें कि एससीओ की एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो एक नॉर्मल रूटीन के अंदर जो एग्रीमेंट साइन होते हैं वो इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में साइन हुए हैं, उनको इस समिट के अंदर इंडोर्स किया जाएगा। और खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस में, जैसा कि मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, कोई खातिर खा तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी, ना मिली उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली जितनी भी एससीओ समिट्स होंगे वो इन वीकनेसेस पे काम करेंगे और एससीओ को एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ लेकर जाएंगे। तो एंड पे मेरा सवाल अपनी ऑडियंस से ये है कि आप एससीओ को बहैसियत एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखते हैं? इन फ्यूचर क्या एससीओ एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है? क्या जो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करके एक यूनाइटेड फोरम बन सकता है, जहां पर आप एक यूरोपियन यूनियन के तर्ज पे एक एशियन यूनियन बना सकें, जहां इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, सिक्योरिटी की डोमेन के अंदर ये तमाम मुल्क एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, कल्चरल टाइज बढ़ाएं ताकि हम एशियन कॉन्टिनेंट को प्रॉस्पर बना सकें। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी। आप अपना सजेशंस भी दे सकते हैं कि मुझे किन टॉपिक्स पे आपके साथ बात करनी चाहिए, अपना एनालिसिस शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।